हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राम आईएएस। मैं सिमरन रॉय और आज डेली मेंस आंसर राइटिंग के डिस्कशन का 5th डे है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एस्से को लेकर के चर्चा करेंगे और 2 साइंस एंड टेक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है, स्पेशली जो साइंस एंड टेक का, ये पीवाईक्यू में आ चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, हमारे साइंस सेक्शन के लिए। क्वेश्चन है हमारा कि क्रिस्पर Cas9, ठीक है, व्हाट इज क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस इट्स मेजर एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस। क्रिस्पर Cas9 तकनीकी क्या है, इसके प्रमुख अनुप्रयोगों एवं चुनौतियों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स है, उसका ध्यान रखना है। पहला कि आखिर क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, और इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या है, एंड प्लस इसके चुनौतियों के बारे हम लोगों को लिखना है, दैट इज चैलेंजेस। तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स को, 3 डायमेंशंस को आपको कवर करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए में अंतर स्पर्श कीजिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है एंड देन फिर ये बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है दोनों का, ठीक है। देन जो ऐसे का क्वेश्चन है दैट इज हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत, हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत। तो अगर हम लोग डिकोड करते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये बता दूं, जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, ये बोल सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड या बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ऑफ दी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्पर Cas9 जो है एक बहुत ही एडवांस फॉर्म ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्रिस्पर Cas9 की, तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले तो ये देखिए क्रिस्पर Cas9 का फुल फॉर्म क्या है। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। व्हाट? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। ये क्लस्टर फॉर्म में होगा एंड देन फिर रेगुलरली की बात करें अगर, तो ये एक तरह का रेगुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या टूल्स होते हैं क्रिस्पर Cas9 की। तो वहाँ पे एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए जीन होता है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं हम लोग आरएनए का वो रहता है जो कि गाइड करता है। एंड देन फिर इंटरस्पेस, अगर हम लोग इसके डीएनए की बात करेंगे तो वो स्पेसिंग फॉर्म में रहती है। एंड पैलिंड्रोमिक अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना उल्टा सीधा एक समान, कैसे हम लोग मलयालम लिखते हैं या मॉम लिखते हैं, अगर किसी तरह से भी पढ़े तो वो क्या होता है, सेम होता है, और ये रिपीटेड फॉर्म में आपको मिलता है। और Cas9 की अगर हम लोग बात करते हैं, Cas9 ये क्या है, ये बेसिकली एक मॉलिकुलर सीजर है। व्हाट? Cas9 जो है ये एक मॉलिकुलर सीजर है जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। ये एक मॉलिकुलर सीजर है जो कि एक प्रोटीन है, राइट। ये काटने का काम करती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, किसी भी जीन में डीएनए को अगर हम लोगों को कट करना होता है, उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे Cas9 का काम है। एंड देन फिर लाइगेज का काम कोई और जो है वो मॉलिक्यूल करती है, जो उसको ग्लू का काम में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था हमारा, आप समझ गए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRISPR9, दैट इज क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज क्रिस्पर Cas9, ये आखिर क्या इस टेक्नोलॉजी से क्या मदद मिलती है हमें, कि इट अनेबल्स द साइंटिस्ट टू मॉडिफाई डीएनए
है ना। अगर मान लीजिए आपके डीएनए में कोई फॉल्टी जीन आ गई है, ठीक है, ये या तो जेनेटिकली डिसऑर्डर हुई या म्यूटेशन के थ्रू हुआ है, तो उस फॉल्टी जीन को प्रिसाइजली जानने के लिए कि ये फॉल्टी जीन है कहाँ पे, देखिए ऐसा है कि ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या होती है, जीन्स होती है, ठीक है। तो जो ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम से निकला हमारा डीएनए, और डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करती है जो कि जो हेरिडेटरी में ऑफ स्प्रिंग में जाती है, ठीक है। तो जब जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया किसी तरह का, या तो फिर म्यूटेशन हो गया, तो जो फॉल्टी जीन होती है ना, उस फॉल्टी जीन को ये रिकॉग्नाइज करता है एंड देन फिर उसे रिप्लेस करता है। और ये CRISPR-9 Cas9 की बात करें अगर हम लोग, तो ये हाई प्रिसाइजन सिमिलर टू करेक्टिंग अ स्पेलिंग मिस्टेक इन अ सेंटेंस। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको जैसे मान लीजिए ठीक कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह से CRISPR-Cas9 जो है वो जीन में क्या फॉल्टी जीन है उसको वो ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसको वो रिप्लेस करता है किससे, एक हेल्दी जीन से, ठीक है। तो ये इसका काम था। अगर हम लोग बात करें, ओरिजिनली डिस्कवर्ड एज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया अगेंस्ट वायरसेस, ये जो है ना, ये CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी जो है ये पहले बैक्टीरिया में देखा गया था अगेंस्ट वायरस, देन फिर वहाँ से इस चीज़ को अप्लाई किया गया। और CRISPR टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा पावरफुल टूल बन चुका है जो मेडिसिन की फील्ड में हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च में हो, ठीक है, इसका बहुत सारा क्या है, एप्लीकेशन है। आप समझ गए होंगे CRISPR-Cas9, ठीक है। CRISPR जो है ये Cas9 मैंने आपको बताया ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है, ये एक मॉलिक्यूलर सीजर जो कि कट करता है। अगर हम CRISPR-Cas9 के टूल की बात करें ना, अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द टूल्स, तो इसके दो मेजर टूल्स है। एक होता है गाइड आरएनए, ठीक है, जो गाइड आरएनए है वो आपका mRNA भी हो सकता है और gRNA भी हो सकता है। तो ये जो गाइड आरएनए, दैट इज G फॉर गाइड, तो ये जो mRNA होता है बेसिकली ये क्या करता है, हमारे डीएनए में कौन से फॉल्टी जीन है उसको ये गाइड आरएनए जो है वो पहचानता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। ये आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टू बी एडिटेड, वो यहाँ पे पहचानता है कि ये वाला जो फॉल्टी जीन है, ठीक है, इसको गाइड आरएनए पहचानता है एंड देन फिर वो ये समझता है कि अच्छा ये वाला फॉल्टी जीन है, इसको हम लोगों को करेक्ट करना है। तो गाइड आरएनए एक टूल है, ठीक है। सेकंड टूल की बात करें तो Cas9 एंजाइम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। Cas9 एंजाइम जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है, वो क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि कट करता है। तो ये Cas9 एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से इसको कट करके बाहर निकालेगा। तो इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर एंड कट्स द डीएनए एट द टारगेटेड लोकेशन, यहाँ जहाँ पे फॉल्टी जो जीन था उसको वो कट करके Cas9 रिप्लेस करता है। एंड आफ्टर कटिंग साइंटिस्ट कैन रिमूव, या तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, या तो फिर उसको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी जीन के थ्रू। और इसका काम एक और हो सकता है, साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। इधर इट कैन बी रिमूव्ड, इसे बाहर निकाल दिया जा सकता है, या तो फिर इट कैन बी रिप्लेस्ड, एक हेल्दी जीन को यहाँ पे इनपुट किया जा सकता है, यहाँ पे डाला जा सकता है, और इट कैन बी रिपेयर और रिपेयर दी फॉल्टी जीन, इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो ये था सारी बातें। अब हम लोग अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की, है ना, तो ये जो एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में CRISPR-Cas9 बहुत सारे आपके मेजर एप्लीकेशंस में इसकी हेल्प करती है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में इसकी हेल्प करती है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ आ जाती है ना, जेनेटिक डिजीज़, अगर मान लीजिए किसी को सिकल सेल एनीमिया आप लोग जानते होंगे, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया होता है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। या तो फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है, तो फिर दैट इज़ ऑल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम लोग CRISPR-Cas9 का हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर को करेक्ट करने में
मदद करता है। क्रिस्पर इज बीइंग यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्टिव जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स सच एज, एग्जाम्पल पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस। इंडिया में एक जो है इसके इंडिजिनस जो एक जीन थेरेपी आई, दैट इज बिरसा 101 बिरसा 101, जो कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज को ट्रीट करने में मदद करता है। ठीक है, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रोल ऑफ जीन एडिटिंग इन हेल्थ केयर। तो क्रिस्पर का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग कहाँ देखें, जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने में। ठीक है, जैसे कि एक पहले था कार्टी सेल्स था, ठीक है, तो कार्टी जो थेरेपी था वो कैंसर को ट्रीट करने में मदद करता था, एंड देन फिर आया क्रिस्पर। देन क्रिस्पर हेल्प्स मॉडिफाई इम्यून सेल्स स्पेशली टी सेल्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स मोर इफेक्टिवली। दिस हैज़ इम्प्रूव द स्कोप ऑफ पर्सनलाइज कैंसर इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, क्या होता है ना, क्रिस्पर के थ्रू कैंसर के जो खास करके जो टी सेल्स है उसको और जो कैंसरस सेल है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है क्रिस्पर Cas9। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन फिर या तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करके हटा देता है या तो फिर उसको रिप्लेस भी हम लोग कर सकते हैं हेल्दी जीन को रिप्लेस करके। तो आपने एप्लीकेशन में देखा ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, देन फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, एंड इसके जो अदर एप्लीकेशंस है वो हम लोग देखते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है ना, अगर हम लोग जीन एडिटिंग करते हैं तो जीन एडिटिंग अलाउज द ट्रीटमेंट्स टू बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर में भी जो क्रिस्पर Cas9 है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बीच में जो है देसी आया था, देसी थेरेपी के नाम से एक था वो, जिसमें इंडिया का ही वो इंडिजिनसली डेवलप था, प्लांट के फॉल्टी जीन्स को ठीक करने का वो था टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग सिस्टम। तो वो जो उसका नाम ही था देसी, ठीक है, तो वो प्लांट के लिए था। बट एग्रीकल्चर में भी हम लोग देखते हैं क्रिस्पर का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। इट कैन ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सिस्टम। किस तरह से, जिस तरह से अभी क्या किस चीज़ की नीड है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की जो नीड है ना, वो क्रिस्पर Cas9 के थ्रू हम लोग उस नीड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो डिज़ायरेबल जिस तरह की जीन है वो हम लोग को क्रिस्पर Cas9 के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप बनाने में, पेस्ट रेसिस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और वो पेस्ट रेसिस्टेंट ऑलरेडी हो जाएगा। देन फिर ड्रॉट रेजिलिएंट, ठीक है, सुखाड़ के लिए जो है, सुखाड़ के लिए एक ऐसा क्रॉप बनाया जाए, ऐसा वैरायटी ग्रो किया जाए जो कि ड्रॉट में भी सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, जो कि ड्रॉट वाले यानी सुखाड़ वाले टाइम में भी वो ग्रो कर सकता है। या ऐसे हम लोग जीन बना सकते हैं जिससे जो प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, हाई यील्डिंग क्रॉप्स भी बनाया जा सकता है। किसके थ्रू, क्रिस्पर Cas9 के थ्रू। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे हम लोग काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो बीटी कॉटन, राइट, बीटी कॉटन एक रेसिस्टेंट पेस्ट एग्जाम है, या तो फिर बीटी मस्टर्ड का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इंडिया में जो है बीटी कॉटन 2002 में आई, एंड जो अभी कमर्शियली यूज़ जो होता है, ठीक है, लीगली, वो बीटी कॉटन ही है ना। जो बीटी मस्टर्ड या बीटी ब्रिंजल है उसे अभी अप्रूवल 100% नहीं मिला है यूज़ करने को। बट ये है कि ये वैरायटीज़ जो है बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोडक्शन जो है ये इसके थ्रू बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल या बीटी मस्टर्ड की बात करें तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, बात करें अगर न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट की तो उससे क्या होता है, जो भी क्रॉप है उसकी न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। उसमें नंबर ऑफ जो बोल सकते हैं विटामिन्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा जो है वो बढ़ा सकते हैं, या तो फिर जो मिनरल्स है, ठीक है, टू टैकल माल न्यूट्रिशन। इस तरह का हम लोग वैरायटी डेवलप कर सकते हैं क्रिस्पर,
ठीक है, क्रिस्पर Cas9 से हम लोग इस तरह के डिजायरेबल वेराइटीज को बना सकते हैं जीन एडिटिंग के थ्रू, ठीक है, जिससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर जाए क्रॉप की। तो एग्रीकल्चर में आपने क्या क्या पॉइंट सीखा? पेस्ट रेसिस्टेंस हम लोग जो वैरायटी है वो बना सकते हैं, हाई यील्ड प्रोडक्शन, देन फिर मूविंग टू दी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, या तो फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोग एनहांस कर सकते हैं। अदर वन इज लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। क्रिस्पर इज यूज टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाईली प्रोडक्टिव लाइव स्टॉक, डेयरी में, मीट फार्मिंग में, ठीक है। तो इस तरह में ना हम लोग जो डिजीज फ्री जो प्रोडक्ट्स है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चिकन हम लोग खा रहे हैं, कभी उसमें आ जाता है ब्लड फ्लू आ गया या कुछ आ गया, या मान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर है कुछ ऐसी चीज़ों में, तो हम लोग ना अपने लाइव स्टॉक को, अपने केटल को डिजीज़ फ्री बना सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। ड्रग एंड साइंटिफिक रिसर्च की बात करें हम लोग, तो साइंटिस्ट यूज क्रिस्पर टू स्टडी जीन फंक्शंस, क्रिएट डिजीज मॉडरेट्स एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एंड वैक्सीन बनाने में भी हम लोग क्रिस्पर Cas9 का हेल्प लेते हैं। ये सारी बातें थी। एनवायरनमेंट में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ है उसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं टू कंट्रोल डिजीज़ कैरिंग मॉस्क्यूटोज, है ना। मॉस्क्यूटोज जो क्या करती है, वो डिजीज़ को कैरी करती है, तो क्रिस्पर Cas9 के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तरह के हार्मफुल जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्पर से एकदम जो टारगेट पे है वो जीन हम लोग ट्रीट करते हैं। मान लीजिए ये आपका डीएनए है, तो टारगेटेड जीन, क्योंकि जो हमारा कौन था गाइड क्या था, गाइड mRNA, गाइड आरएनए जो थी वो हाई प्रिसाइजली जो है जीन को पहचान लेती है, ठीक है। तो ये एक बोल सकते हैं हाई प्रिसाइज, कॉस्ट इफेक्टिव है ना, और इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज़ है, बहुत अच्छे से हम लोग वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टूल है क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आपने एप्लीकेशंस को देख लिया। नाउ द लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या हो सकती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एथिकल कंसर्न। अगर जो जर्म लाइन सेल है, ठीक है, लाइक स्पर्म सेल हो गया या एग सेल है, उसमें अगर हम लोग डिज़ायरेबल चेंजेस ले आए तो वो क्या हो सकता है, नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है जो कि डिज़ायरेबल ऑफस्प्रिंग हो सकती है। तो ये एक एथिकल कंसर्न होगा। डिज़ाइनर बेबीज हम लोग बना सकते हैं भाई, एडवांस्ड एकदम इस तरह के बच्चे जो बोलते हैं सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, तो वो एक एथिकल कंसर्न को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो जर्म लाइन एडिटिंग के थ्रू हम लोग वो कर सकते हैं, बट ये क्या है, ये तो गलत है, ये एथिकली या मोरली ये गलत है। तो फिर इसके लिमिटेशंस यही है, या नहीं तो जेनेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी ना। अगर मान लीजिए हम अपने डिज़ायरेबल तरह से बच्चे पैदा करने लगे तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी। जो क्रिस्पर Cas9 के थ्रू जो है जर्म लाइन में एडिटिंग करवा करके बेबी करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वेल्दी पर्सन ऐसा कर पाएंगे बट जो पुअर है वो तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, एक जेनेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस है। देन फिर सेफ डिलीवरी चैलेंजेस है, इसका यूज़ सेफली हो, है ना, सेफ डिलीवरी हो, ये भी एक मेजर चैलेंज है कि जो टारगेट है वहाँ तक, ह्यूमन बॉडी में जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना, वो भी एक कंसर्न बनता है। देन वन कंसर्न इज़ ऑल्सो कि ये लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकती है, ये ख़राब भी तो हो सकता है। देन फिर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये कह सकते हैं कि इसमें पैसे जो है वो ज़्यादा लगती है। तो ये सारे लिमिटेशंस थे। आई होप कि आपको क्रिस्पर Cas9 समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट, तो इस तरह की बातों को आपको लिखना है एंड फिर आपको कंक्लूड भी कर देना है कि क्रिस्पर Cas9 का जो यूज़ हम लोग अलग अलग डिफरेंट फील्ड में दे सकते हैं। दो लिमिटेशंस है बट इट इज़ वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द डिफरेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, क्या अंतर है दोनों में, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बचपन से ही हम लोग जब हम लोग साइंस एंड बायोलॉजी पढ़ने लगे तो फिर ये क्वेश्चन हम लोग को मालूम ही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने लिखा ही होगा, बट हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं और इसके इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इम्पॉर्टेंस एंड रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की इम्पॉर्टेंस, राइट।
तो चलिए देखिए, डीएनए और आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको इसका नाम पता होगा, ठीक है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डिफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, ये नाम से पता चल रहा है कि ये किसके बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और प्ले अ वाइटल रोल इन हेरिडेटरी एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है कि ये हेरिडेटरी जीन्स को जो है ट्रांसफर करती है माता पिता से बच्चों में, माता पिता से बच्चों में जो है डीएनए ट्रांसफर होती है, ठीक है, थ्रू जीन्स, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अंदर आता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में होता है जीन। और एक बात बता दूं, सबके इस पृथ्वी में जितने लोग हैं सबके अलग अलग डीएनएज होते हैं, राइट। इसीलिए एक पर्टिकुलर क्राइम हो जाता है तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं मैच करके कि ये किसने किया है, क्योंकि वो मैच करना होता है क्राइम सीन का जो भी है, सलाइवा से या तो फिर हेयर से या अदर जो भी फिंगरप्रिंट से, किसी भी तरह से। तो डीएनए को लेकर के जो जिसपे शक है, ठीक है, उनके डीएनए को मैच करा के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिससे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो कर सकते हैं। क्योंकि नोबडी इज आइडेंटिकल, ठीक है। डीएनए के मामले में मेरी जो डीएनए वो आप लोगों से अलग होगी, राइट। तो इस वजह से वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग हेल्प ले सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू दी स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, है ना। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए की, तो हमें पता है डीएनए इस तरह से डबल हेलिकल फॉर्म में आता है, राइट। डबल हेलिकल फॉर्म में आता है एंड देन यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन से थाइमिन, ठीक है। नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के, तो वो होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल। तो एडेनिन से जो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ रहता है एंड गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ रहता है, व्हाट, साइटोसिन। और अगर गलती हो जाए ना, ए से सी मिल जाए, टी से जी, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, फॉल्टी जीन का फॉर्मेशन होगा, भाई डिसऑर्डर हो जाना है, ठीक है, हेरिडेटरी डिसऑर्डर हो जाना है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर या म्यूटेशन हो जाना है। तो एडेनिन के साथ क्या मिलती है, थाइमिन, वो भी डबल बॉन्डेड, एंड ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्डेड। ये है डीएनए के नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपने देख लिया, डबल हेलिकल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होती है। आरएनए में क्या होता है, यूजुअली सिंगल स्ट्रैंड का होता है, आरएनए में जनरली सिंगल स्ट्रैंड का ही होता है। आरएनए की बात करें ना, डीएनए में जैसे एटीजीसी है वैसे ही आरएनए में एयूजीसी होती है, दैट इज एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, थाइमिन। प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डीएनए और आरएनए में कौन सा कॉन्टेंट होता है और कौन सा नहीं होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये देखनी है हमने, डबल हेलिक्स है, आरएनए यूजुअली सिंगल होता है। शुगर की अगर बात करें, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होते हैं दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए की बात करें तो वहाँ पे कौन सा शुगर होता है, राइबोस शुगर होती है, ठीक है। यूनिक बेस की बात करें हम लोग तो वो बता दिया मैंने कि डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरासिल है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि ये डबल हेलिक्स है तो ये मोर स्टेबल है, आरएनए सिंगल है तो वो इधर उधर जाएगा ना कंप्लीट करने के लिए अपने आप को, तो वो मोर स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है। लोकेशन की बात करें तो मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, बट आरएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म दोनों में हो सकता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है आरएनए, ठीक है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। डीएनए का काम क्या होता है, जीन को ट्रांसफर करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना, ठीक है। और आरएनए की काम क्या है, आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो फंक्शन ऑफ डीएनए इज स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए की बात करें, रेप्लिकेशन इसकी क्या होती है, खुद से हो जाती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम है इसमें। एंड यहाँ क्या होता है, आरएनए जो है वो डीएनए से ही टूटकर डीएनए से ही बनता है आरएनए, डीएनए से ही बनता है आरएनए। टाइप्स में है, वन मेन टाइप
डीएनए जनरली एक तरह का होता है, लेकिन आरएनए कई तरह के होते हैं ना, एमआरएनए, टीआरएनए, राइट, एंड आरआरएनए। तो 3 तरह की आरएनए जनरली है होती है, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए, राइट, आरआरएनए, है ना। और वहाँ हमने क्या देखा था क्रिस्पर में, क्रिस्पर Cas9 में एक गाइडिंग आरएनए था ना, दैट इज जनरली क्या होता है, एमआरएनए होता है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग की। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, डिफ्रेंसिएशन कर लिया हम लोगों ने, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग बोलते हैं व्हाट, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन दी यूनिक डीएनए पैटर्न्स। देखिए सबका डीएनए जो है वो अलग अलग पैटर्न में है, सबका डीएनए जो है वो अलग अलग तरह का है। तो अगर किसी ने क्राइम किया हो या मान लीजिए कि आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, पिता से बच्चों का किस तरह से डीएनए अगर आइडेंटिफाई करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों के डीएनए को मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम कि किसी भी यूनिक डीएनए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। सिंस एवरी पर्सन हैज अ यूनिक डीएनए सीक्वेंस, इट इज हाईली रिलायबल फॉर आइडेंटिफिकेशन। एप्लीकेशन की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिमिनल को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ब्लड से, हेयर से, सलाइवा से, किसी भी तरह से। पैटर्निटी टेस्टिंग में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप पता चल जाता है हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। देन फिर डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, कई बार ऐसा होता है मान लो कि प्लेन क्रैश कर गया या डिजास्टर आ गई, बॉडी है जो पता नहीं चल रहा है कि ये आखिर इंसान कौन है, तो कैसे पता चलता है, हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग मैच कराते हैं, राइट। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में भी हम लोग डीएनए का काम मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मदद लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन आई है, स्पीशीज़ आई है, या तो फिर किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशंस में। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। व्हाट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, आपको समझाएंगे आज, ठीक है। क्या नाम है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे दो डिफरेंट स्पीशीज़ का हम लोग जीन को ट्रीट करते हैं और जीन ट्रीट करके एक डिज़ायरेबल लेकर के आते हैं जीन को, ठीक है। व्हाट, डिज़ायरेबल जीन को हम लोग लेकर के आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ टू डिफरेंट डीएनए, ठीक है, कंबाइनिंग द डीएनए ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, टू क्रिएट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, है ना। दो अलग अलग प्रजाति के डीएनए को हम लोग कंबाइन करते हैं ताकि हमें एक डिज़ायरेबल ट्रेट मिले, एक जो है एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिले, एक डिज़ायरेबल ट्रेट मिले, एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिले विथ डिज़ायरेबल ट्रेट्स, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले एक डीएनए को हम लोग फ्रैगमेंट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये एक सेल है, सेल से हम लोगों ने निकाला डीएनए। व्हाट, क्या निकाला हमने, एक डीएनए। ये देख रहे हैं आप डबल हेलिक्स है ना, डबल हेलिक्स है यहाँ पे, डबल हेलिकल जो आपने स्ट्रक्चर देख रहा है ये डीएनए का। और ये यहाँ पे आप देख सक रहे हैं बॉन्ड एटीजीसी का, ठीक है। हमने क्या किया, इससे निकाल लिया डीएनए को। एंड देन फिर यहाँ क्या करते हैं, रिमूव प्लास्मिड डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। यहाँ हम लोग ले रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरियल सेल से हमने क्या किया, एक प्लास्मिड डीएनए को निकाला। बैक्टीरियम सेल से हमने क्या किया, प्लास्मिड जो डीएनए है उसको निकाला।
और ये मान लीजिए ह्यूमन सेल है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, हम लोगों ने डीएनए के फ्रैगमेंट को निकाला, फिर वहाँ से उस फ्रैगमेंट में से हम लोगों ने एक डीएनए को निकाला जो कि डिज़ायरेबल डीएनए हमें चाहिए, ठीक है। ये जो फ्रैगमेंट है इसमें से एक डिज़ायरेबल जो पीस ऑफ डीएनए है उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, और इस बैक्टीरियल सेल से क्या किया, प्लाज्मिड एक प्लाज्मिक डीएनए को निकाला। एंड देन व्हाट वी डू, सीजर, जिस तरह से मैंने वहाँ पे क्रिस्पर में बताया था Cas9 जो है वो एक मॉलिकुलर सीजर था, उसी तरह से एक मॉलिकुलर सीजर के थ्रू हम लोग कट कर देते हैं प्लाज्मिड में, कट और स्प्लिट प्लाज्मिड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम, किसी भी एंजाइम के थ्रू हम लोग कट कर देते हैं। देन वी टॉक अबाउट दी डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, उसको हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, उसके एंड को हम लोग कट कर देते हैं, इसके एंड को और इसके एंड को कट करके जो है इस शेप का हम लोग कट करके निकालते हैं जो कि उस प्लाज्मिड में जाके वो अटैच हो जाए। देन क्या किया जाता है, जो insertion of selected DNA into the plasmid DNA to create a recombinant DNA, है ना। इस डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड में क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं लाइगेज के थ्रू। अटैचमेंट किसके थ्रू करते हैं, लाइगेज के थ्रू, एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो ये लाइगेज के थ्रू क्या हुआ, एक किसका फॉर्मेशन हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन फिर ये जो हमारा डिजायरेबल रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था इसको हम लोग क्या करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। व्हाट वी डू, किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक डिज़ायरेबल मिल रहा है होस्ट जीन में ट्रांसफ़र करने को, ठीक है। तो इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, इंडस्ट्रियल यूज़ में। हम लोगों को इंसुलिन बनाना है, वैक्सीन बनाना है, या मान लीजिए किसी तरह का हार्मोन्स डेवलप करना है तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को पेस्ट रेसिस्टेंट या हाई यील्ड क्रॉप्स बना रहा है, या फिर CRC बनाना है, दैट इज़ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बनानी है, तो हम लोग एग्रीकल्चर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च वर्क में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द जीन फंक्शन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग को समझने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग इंडस्ट्रियल जो यूज़ है उसकी, जैसे कि लाइक प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स या बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी बोथ क्वेश्चंस। आरएनए और डीएनए जो है क्या है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, जिसके थ्रू हेरिडेटरी जो फंक्शन है वो कंट्रोल होता है। एक जो कह सकते हैं माता पिता से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है जेनेटिक जो भी कह सकते हैं हम लोग हेरिडेटरी कंट्रोल, या तो फिर, और आरएनए का जो है वो कर देखते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में क्या फंक्शन रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। Modern technologies like DNA fingerprinting and recombinant DNA have revolutionized medicine, agriculture, forensic science, biotechnology, contributing significantly to scientific advancement and human welfare. Right. तो ये थी सारी बातें, है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी साइंस की क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी एसे सेक्शन, जिसका है कि हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत। व्हाट, हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत। चलिए आइए, ये जो कहावत है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा, है ना। हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत, मतलब कि हसुआ, ठीक है, जिससे काटा जाता नहीं है गांव में जो, या फिर ऐसे जो बड़े बड़े वीड्स हो जाते हैं उसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हो कहते हैं इंग्लिश में, HOE, ठीक है। और जो खुरपी है, खुरपी से क्या क्या खोदा जाता है ना, ज़मीन को खुरपी से हम लोग खोदते हैं, जिसे हम सिक्कल बोलते हैं। तो है यहाँ पे शादी हसुआ की, लेकिन गीत गा रहे हैं किसका, खुरपी का। इट मीन्स कि कुछ ऐसा काम करना गलत समय में, गलत जो चीज़ है, गलत इवेंट में किस तरह के काम करना, गलत तरह के काम, मतलब कि कुछ इर्रेलेवेंट वर्क किया जा रहा है, ठीक है, गलत समय में, गलत स्थान में या गलत संदर्भ में किया गया कार्य, वो क्या होता है, एक आपको ये दर्शाता है कि आप मूर्ख इंसान हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टाइम चल रहा है, एक सॉरो इवेंट है, किसी की मान लीजिए एक्सीडेंट हो गई है, आप वहाँ जाके हंस दे रहे हैं, ठीक है, उसके सामने हंस दे रहे हैं, लोगों के सामने हंस दे रहे हैं। कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आप वहाँ जा कर के बेतुके जो पॉइंट्स रख रहे हैं जिसके कोई सिर नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, ठीक है, कोई मृतक इंसान यहाँ पे मर चुका है, कोई मृतक इंसान है, और आप वहाँ जा कर के गप लड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना, ठीक है, डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स, ठीक है, गलत समय पर असंगत कार्य करना, गलत समय पर असंगत कार्य करना, इसी का मतलब है हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत। डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पे गलत कार्य करना। सो दिस बिहारी प्रोवर्ब, हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत, इज वन ऑफ द अर्थी फोक एक्सप्रेशन दैट अपीयर्स ह्यूमरस, है ना, ये एक तरह ह्यूमर का साउंड कर रहा है, बट इसका मैं सिग्निफिकेंस बता दूं, ये बहुत मतलब यूज़ किया जाता है क्या, किस सिचुएशन को सिम्बलाइज करने के लिए। इट सिम्बलाइजेज अ सिचुएशन वेयर a person behaves irrelevant, ठीक है, और we can say untimely, ठीक है, और we can say inappropriate manner, inappropriate manner में कोई बिहेव कर रहा हो, irrelevant बिहेव कर रहा हो, गलत तरह की बातें कर रहा हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका यही मतलब आता है। दिस proverb or the proverb criticizes the inability to understand the demands of time, place or the situation, ठीक है। इस प्रोवर्ब से ये समझ में आ रहा है किसी लोग का कितना वो मतलब बेवकूफ़ है या मूर्ख है जो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बताया है कि जब आप प्रोवर्ब को देखते हैं तो सबसे पहले उसके मीनिंग को डिकोड करिए। आपको मीनिंग समझ में आ गया, दैट डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम्स, गलत समय पे, गलत जगह पे, गलत स्थान पे आप क्या कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप एक मूर्ख इंसान है। तो हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया दैट इन आप देखते होंगे हमारे मॉडर्न जीवन में भी मेनी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस या इवन गवर्नेंस सफ़र बिकॉज ऑफ एक्शन दैट आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल कॉन्टेक्स्ट, है ना। जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है ना। जिस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ नहीं आ रही है। अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग देखेंगे, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ आपने एक फ्रेमवर्क पहचान लिया, आपको मीनिंग समझ में आ गई, है ना। हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत, दैट इज सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ अ हो एट द वेडिंग ऑफ अ सिकल, ठीक है। तब हम लोग अगर हम लोग इसके डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ आ रही है। क्या कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे पहला ये थीम बन के आ रहा है कि उसे सिचुएशनल अवेयरनेस की ज्ञान नहीं है, या एक्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज, और एक्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज, कि भाई अभी एग्ज़ाम है बीपीएससी प्रीलिम्स का 26 जुलाई, लेकिन हम लोग पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो कार्य करना बिना ही जाने, बिना ही समझे अपने प्रायोरिटी को, ठीक है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे ना सोच करके आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा मीनिंग। इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड मीनिंग, दैट डूइंग समथिंग इररेलेवेंट एट एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, डूइंग समथिंग irrelevant at an important moment, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इररिलेवेंट थिंग कर रहे हैं। बीमार है,
आपको रेस्ट करनी चाहिए, आपको दवाई खानी चाहिए, आप कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। तो जस्ट एज वेडिंग सेरेमनी रिक्वायर्स सेलिब्रेशन, ठीक है ना, जब वेडिंग सेरेमनी हो रही है तो वो या खुशी का माहौल है तो क्या लोग चाहेंगे कि आप खुश रहे, सेलिब्रेट करें, है ना। बट उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, टाइमली एक्शन जो आपका है वो ख़राब है। तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बॉडी पार्ट में बात करें तो हम लोग अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हैं, है ना। मैंने बताया था ना आप लोगों को ऐसे क्लास में, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में उसका मीनिंग समझा दिए। एनेक्डोट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, पोएम के साथ शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको शुरुआत कर सकते हैं। अब हम लोग पर्सनल लाइफ में इसके डायमेंशंस को खोलेंगे। पर्सनल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हम लोग बात करेंगे अलग अलग, सोशल रेलिवेंस में बात करेंगे, गवर्नेंस में बात करेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन में देखेंगे। तो पर्सनल लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम में भी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। कल एग्जाम है, आज बैठ करके रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, रिग्रेट करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर के अपना, कि दैट वी हैव परफॉर्म रियली बैड, ठीक है। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो अ मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फेलियर, ये भी एक इसका आप डायमेंशन में लिख सकते हैं कि समटाइम्स पीपल क्रैक जोक्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ सीरियस डिस्कशन चल रही है और आप वहाँ पे जोक क्रैक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो आपका एक कम्युनिकेशन फेलियर है। डायमेंशंस में हम लोग देख रहे हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। एक एग्जांपल हमने देखा कि भाई एक एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट और आप पढ़ाई नहीं कर करके कुछ और कर रहे हैं। सेकेंड डायमेंशन में हम लोगों ने देखा कि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है, आप वहाँ पे जोक क्रैक कर रहे हैं। करियर और यूथ की भी हम लोग बात कर सकते हैं। अ पर्सन फोकस ओनली ऑन सोशल मीडिया, पॉपुलरली इग्नोरिंग कि हमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घर में बैठ के सो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की क्या हो सकती है, पर्सनल लाइफ में रेलिवेंस डाल सकते हैं। सोशल रेलिवेंस में अगर देखें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं किसी तरह से, हाँ, फ्लड आ चुकी है, या मान लीजिए ड्रॉट आ गया, कोई पैंडमिक आ गया है, या पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है, तो उस वक्त क्या करना है, हमने रिलीफ वर्क की ज़रूरत है उस वक्त। बट रिलीफ वर्क ना करके, ठीक है, कुछ रॉन्ग एक्शन लिया जा रहा है ना, छोड़ दिया जा रहा है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट ना करना। एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं हम लोग, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जो आज का ज़माना है, बट ज़माने के हिसाब से हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बैक डेट की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन में आप लोग बात कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि गवर्नेंस में जो ज़रूरत है अभी, ये पॉलिसीज़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लोकल नीड्स, लोकल पीपल के नीड को ना जानते हुए कुछ भी किसी भी तरह की अगर पॉलिसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल स्कीम्स विदाउट इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरियाज बिकम इनइफेक्टिव। अब कोई रूरल एरिया है, गांव है, विलेज है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल स्कीम्स आ गई है, बट वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की ही जो सिचुएशन है वो ख़राब है, ठीक है। डिलेड गवर्नेंस हो सकता है इसका एग्जाम्पल। सिम्बॉलिज्म एंड सब्सटेंस की बात कर सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट समटाइम्स फोकस ऑन पब्लिसिटी देन इम्प्लीमेंटेशन, प्रचार प्रसार में ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, काम नहीं करने में, है ना। या बोल सकते हैं हम लोग लैक ऑफ मतलब जो गवर्नेंस, ये डायमेंशन में आप मेंशन कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस नहीं हो रही है। इकोनॉमिक डायमेंशंस की भी हम लोग बात करें तो बात है अभी क्लाइमेट एक्शन, है ना, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं विश्व में, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है भाई, सुपर एल-नीनो आ गया है, तापमान जो है देख रहे हैं पटना का 44 45 ऐसे भाग रहा है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोगों को क्या करें, क्लाइमेट एक्शन के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए भाई, है ना। तुरंत जो अभी एक नया सिस्टम आ गया है एल्गी के बिल्डिंग, एल्गी से भी जो है CO2 हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब किया जा सकता है और वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्लेरिफाई करता है, पोल्यूशन कम करना, है ना। तो हम लोगों का क्या, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोगों को इन्वायरमेंटल बेसिस पे भी आप इस डायमेंशंस को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक्सेसरी लग्जरी स्पेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, भाई कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, हमने पहले ही इस बात को समझा है ना, हमें उतनी ही क्या बोलते हैं पैर पसारनी चाहिए जितनी आपकी लंबी चादर
हाँ मुझे पता है, शाहरुख खान जी ने कहा था और वो बात सच भी है, हमें ज़्यादा पैर पसारना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा लंबी चादर खरीद सकें। बट इसकी जो रियल डायमेंशन उस पर बात करें हम लोग अगर, तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है लेकिन हम अपने लग्जरी लाइफ को नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग लोन ले लेके हम लोग जो किसी से उधार ले करके लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो ये सिचुएशन के अगेंस्ट जा करके काम करना हो गया। तो इकोनॉमिक बेसिस पे आप इस तरह के डायमेंशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर हम लोग बात करें तो जो कॉलोनियल पावर थी, हाँ, तो कॉलोनियल पावर ने पहले क्या है कि अंडर एस्टिमेट कर दिया इंडियंस को। ठीक है, तो कॉलोनियल पावर अंडर एस्टिमेटेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्हें पता चल गया कि अब हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लैटर लॉस्ट कंट्रोल ओवर द इंडियंस। ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। हाँ, द डिक्लाइन ऑफ मेनी किंगडम्स, है ना, क्योंकि जो रूलर थे वो कई सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगे तो उनकी किंगडम क्या हुई, धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए। तो ये सारे डायमेंशंस को आपको कवर करना है। कभी भी आपको ऐसे आए इंट्रोडक्शन के बाद जब बॉडी में आते हैं आफ्टर थीसिस स्टेटमेंट, तो आपको डायमेंशंस कवर करनी पड़ती है, और जितना सारा डायमेंशन कवर करेंगे उतनी सारी आप जो है मार्क्स को फेच करते हैं। डिफरेंट डायमेंशन दिखाती है आपकी कितनी अवेयरनेस है, राइट, कितने अवेयरनेस है आपको। यहाँ पे आता है एक एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रोनेसिस, ऑल्सो इम्फेसाइजेस कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस ओवर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ठीक है ना, सोक्रेट भी कहते हैं बिलीव दैट ट्रू नॉलेज इज नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हाउ टू डू इट। वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर हम लोग बात करें सोक्रात की, तो उन्होंने ये चीज़ को कहा है कि असल में जो ज्ञान है ना, योर ट्रू नॉलेज वो होता है कि किस समय में, किस संदर्भ में, किस सिचुएशन में और कब कहाँ कैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट ट्रू नॉलेज इज नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट। दैट इज दी ट्रू नॉलेज, है ना। तब आप मूर्ख नहीं है, तब आप एक समझदार इंसान है, ज्ञानी इंसान है। तो बॉडी पार्ट में आपने इतना सारा डायमेंशन लिखा। ठीक है, अब हम लोगों को फ्यूचरिस्टिक जो दिखाना है अप्रोच, वो कि इसको किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, है ना। मेजर्स टू अवॉइड सच सिचुएशन, तो हम लोगों को सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करने की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है भाई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की ज़रूरत है। कैसे, अपने EQ को सुधार के, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधार करके, अपने इमोशनल कोशेंट को सुधार कर, प्रायोरिटाइज करना कि हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट टास्क है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कब करना है, अपने वर्क को, लाइफ को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, एनकरेज करना प्रैक्टिकल एजुकेशन को, है ना, पढ़े लिखे सिर्फ किताब में नहीं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी करना है भाई। यहाँ से निकल रहे तो लाइट्स ऑफ कर दिए, रोड में चल रहे तो भाई जगह जगह पे थूकते हुए ना चले आप लोग। तो प्रैक्टिकली भी आप लोगों को ना एजुकेटेड बनना है। ठीक है, सिर्फ किताब कॉपी में नहीं पढ़ के रखना है, तो नॉलेज को डेवलप करना है। इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है ना वो सबके अंदर होना चाहिए, राइट। उससे क्या होता है ना, हम लोग सिचुएशन के बेसिस पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर इस सिचुएशंस की हम लोग बात करें, ठीक है, तो हम लोग जैसे एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ों को कोर इश्यूज़ है, ये कोर इश्यूज़ को गवर्नेंस में, है ना, और या तो फिर सोसाइटी लेवल पे बात करें हम लोग, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, राइट। तो ये सारी बातों को आप लोगों को लिखना है कि किस तरह से हम लोग इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, एंड देन फिर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि लोगों को अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, है ना। आपने जिस तरह से अपने बॉडी पार्ट में डायमेंशंस लिखा है उसी को आपको करेक्ट करना है, एंड देन फिर आपको कंक्लूड करना है, राइट, कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जांपल देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आ जाती है ना, अलग अलग डायमेंशंस। तो अल्टीमेटली हाँ क्या है, दिस बिहारीज फोक विजडम through this proverb offers a timeless guide for human conduct. It reminds us that intelligence is not about doing many things, है ना। इंटेलिजेंसी ये नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ें करें, बट डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही वक्त पर सही कार्य करना। इन द वर्ल्ड increasingly driven by noise, distraction, misalignment, this simple proverb stands as the powerful reminder of clarity and balance. Clarity and balance की बात करते हैं हम लोग, तो आपको इस तरह से conclude करना है।
है ना। तो ये थी आपकी बातें। निष्कर्षता हम लोग बात करें अगर, हसुआ के बिहा में खुरपी के गीत केवल एक हास्यपूर्ण कहावत नहीं है बल्कि जीवन का गहरा सिद्धांत है। राइट, आपको मैंने बताया था जब हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग जो प्रोवर्ब है उसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोवर्ब को लास्ट में दिया गया है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कंक्लूजन में हमें जब भी इस तरह के प्रोवर्ब्स आए तो लास्ट में आप लोग यूज़ करें। तो ये केवल एक हास्यपूर्ण कहावत नहीं है बल्कि जीवन का एक गहरा सिद्धांत है कि हमें सही कार्य करना चाहिए सही वक्त पे। ये सिखाती है कि सही समय, सही स्थान और सही संदर्भ में ज्ञान ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। ज्ञान ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोवर्ब का पूरा एक्सप्लेनेशन, ऐसे किस तरह से लिखना है। एंड बुद्धिमत्ता काम करने से नहीं बल्कि सही काम को सही समय पर करने में होती है। ठीक है, तो आपकी बुद्धिमत्ता जो है वो सही काम को सही समय पर करने से हो सकती है और जीवन में हर क्षण में संदर्भ को समझे ताकि कर्म सार्थक और सफल हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी डेली मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन ऑफ डे 5। आई होप आपको समझ में आया हो, और किसी तरह भी अगर क्वेरीज रहे, क्वेश्चन रहे तो आप कांटेक्ट करिए एंड जो है चीज़ों को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।